नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का डीसी आईएएस पे स्वागत है। 2023 के आईएएस और पीसीएस एग्जाम में जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं इंडियन पॉलिटी से, उन सभी चुनिंदा कॉन्सेप्ट को हम आज से अपने सीरीज में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे छठी अनुसूची और उससे संबंधित राज्य। जानेंगे छठी अनुसूची में क्या प्रावधान है और ये कितने राज्यों में स्वायत्त जिला का प्रावधान करता है। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को और अपनी तैयारी को बेहतर आकार दीजिए। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत के संविधान में टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 और अनुसूचियों को अलग अलग संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। वर्तमान समय में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में से जो छठी अनुसूची है, उसमें पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी राज्य हैं उनके अनुसूचित जात जनजात की संस्कृति और रख रखाव से संबंधित है छठी अनुसूची। और इस छठी अनुसूची में साथियों पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। तो इनकी संस्कृति और प्रबंधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान के छठी अनुसूची में। अब जान लेते हैं हम कि छठी अनुसूची का क्या रहा है इतिहास। दरअसल साथियों, पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के एकमात्र जो आदिवासी नेता थे संविधान निर्माण के समय, वो थे जेम्स मोहन राय, निकोलस राय। जेम्स मोहन राय और निकोलस राय संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों से एकमात्र नेता थे जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत के संविधान निर्माण में। आप सभी को पता होगा कि 1946 से लेके 1949 के मध्य में भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इस बीच जेम्स मोहन राय, निकोलस राय ने पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के अनुसूचित जातियों के लिए, उनके संस्कृति के लिए, रखरखाव के लिए मांग की कि उनके लिए एक अलग प्रावधान किया जाए भारत के संविधान में। इसी के अंतर्गत जब असम में बारदोली सरकार का गठन किया गया, तब इन्होंने अपनी मांगें तेज कर दी और बाद में बारदोली सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसे हम बारदोली समिति के नाम से जानते हैं। और बारदोली समिति ने सिफारिश की कि भारत के संविधान में पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों के अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग प्रावधान किया जाए। और इसी के बाद 1949 में छठी अनुसूची में भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में उनके संस्कृति और रखरखाव का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं क्या प्रावधान है छठी अनुसूची में। तो साथियों, भारत के संविधान के भाग 10 में, जो भाग 10 है भारत के संविधान में, आप सभी को बताया कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के अब 24 भाग हो गई है, यानी 22 से आगे हो गई है। लेकिन आज भी हमारी किताबों में 22 भाग मिलते हैं। तो अभी भी बहुत सारे किताब ऐसे हैं जो संशोधित नहीं हुए हैं। तो जब भी हमारे एग्जाम में आए तो अभी 22 ही आपको टिक करना है। तो 22 भागों में जो 10वां भाग है उसमें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 244 में। इसमें साथियों आर्टिकल 244, इसके अलावा एक और आर्टिकल है जिसे हम 275 सब क्लॉज 1 के नाम से जानते हैं। इनमें छठी अनुसूची में शामिल राज्यों में स्वायत्त जिला बनाने का प्रावधान है, यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रावधान है। तो क्या होते हैं स्वायत्त जिला या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, और जिन्हें विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, हम इस पे भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है हमारा स्वायत्त जिला परिषद है, ये कहाँ कहाँ है और कौन कौन सा है, कितने राज्यों में कितने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असम में। असम राज्य में 4 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं, जिसमें हसाओ, ये साथियों हसाओ है, कार्बी, बोडोलैंड और ओंगलैंड, ये 4 वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं जो आपको असम स्टेट के अंडर मिलेंगे। इसके अलावा साथियों अगर मेघालय की मैं बात करूं तो मेघालय में जो पहाड़ियां हैं,
गारी पहाड़िया डिस्ट्रिक्ट्स, खासी पहाड़िया और जयंती पहाड़िया, ये 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम में चकमा, लाई और मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसके अलावा त्रिपुरा में जो त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र है ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो अगर मैं टोटल बात करूं साथियों कि टोटल इन 4 राज्यों में कितने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, तो इसमें आपको मिलेगा हसाओ एक असम में, इसके अलावा कार्बी, बोडोलैंड और ऑंगलैंग, यानी ये 4 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको मिलेंगे असम के अंदर। इसके अलावा 3 आपको मेघालय के अंदर मिलेगा, जिसमें हमने आपको बताया गारो, खासी, जयंतिया, और मिजोरम के अंदर भी चकमा, लाई और मारा है। इसके अलावा त्रिपुरा में एक स्वायत्त जिला परिषद है जिसे हम त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो टोटल कुल मिला के 13 स्वायत्त जिला परिषद आपको मिलेगा 4 राज्यों में। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं आपको अब पता हो गया होगा। अब कैसे काम करता है स्वायत्त जिला परिषद, अगर इसकी बात करें तो साथियों प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 लोग होते हैं, यानी 30 सदस्यों की एक समिति होती है। और इस समिति में 4 का जो चयन होता है उसे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी राज्यपाल जो होता है, गवर्नर जो होता है, वो 4 लोगों को नॉमिनेट करता है। इसके अलावा जो शेष लोग होते हैं इन्हें वयस्क मताधिकार के द्वारा चयन किया जाता है या चुनाव के द्वारा शामिल किया जाता है स्वायत्त जिला परिषद में। लेकिन इसमें बता दूं साथियों, इसमें लेकिन असम एक टेरिटोरियल काउंसिल है, वो अपवाद है, क्योंकि वहां पे जो सदस्यों की संख्या है वो 40 है। तो असम टेरिटोरियल काउंसिल में सदस्यों की संख्या जो है वो 40 है, वो अपवाद है। बाकी अन्य स्वायत्त जिला की अगर मैं बात करूं तो उसमें 30 सदस्य होते हैं, 4 को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है और शेष का वयस्क मताधिकार के द्वारा चयन होता है। अब साथियों स्वायत्त जिला जो परिषद होते हैं इनके पास शक्तियों की अगर बात करें तो इनके पास 3 प्रमुख शक्तियां होती हैं। विधायी शक्तियां होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं और न्यायिक शक्तियां होती हैं। एक एक का हम चर्चा करते हैं। अगर विधायी शक्तियों की बात करें स्वायत्त जिला परिषद की, तो अपने स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार होता है और हालांकि इसे अंतिम रूप जो दिया जाता है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर राज्यपाल जब तक अप्रूवल न दें तो स्वायत्त जिला परिषद को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, इस बात को आप जान लीजिए। इसके अलावा कार्यकारी शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो स्वायत्त जिला परिषद के बाद कार्यकारी शक्तियां भी होती है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय आप ले लीजिए उसका गठन, इसके अलावा पशु चारागाह का गठन कहाँ पे होगा, और जलमार्गों के गठन के प्रावधान, मत्स्य पालन संबंधित प्रावधान, ये सारी शक्तियां स्वायत्त जिला परिषद को दी जाती है। और इस तरीके से इनके पास कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं। आप पाओगे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज व खनन जैसे मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो स्वायत्त जिला परिषद के पास होता है। और इन सभी के अलावा साथियों इनके पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जो स्वायत्त जिला परिषद होते हैं ये ग्राम न्यायालय का गठन कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या ग्राम न्यायालय का गठन करने का प्रावधान न्यायिक शक्तियों स्वायत्त जिला परिषद के पास है, तो आपका आंसर होगा यस, ये ग्राम न्यायालय का गठन कर सकते हैं। और इसके अलावा जिला परिषद न्यायालय का भी गठन करने का इनके पास शक्ति है। सोचिए सर कितना शक्ति होता है। जिला परिषद जो न्यायालय होता है उसके गठन का भी प्रावधान न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है स्वायत्त जिला परिषद के पास। यानी स्वायत्त जिला परिषद न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ग्राम न्यायालय का गठन कर सकता है और जिला परिषद न्यायालय का भी गठन कर सकता है। हालांकि मैं बता दूं साथियों कि मृत्यु दंड देने का इन्हें अधिकार नहीं होता, ये किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, ये प्रावधान इनके पास नहीं है, ये अधिकार इनके पास नहीं है। और ना ही ये किसी व्यक्ति को 5 वर्ष से अधिक की सजा सुना सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है या मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम में आ गया कि स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत गठित जिला परिषद न्यायालय 6 वर्ष की कारावास सुना सकती है, कारावास दे सकती है, ऑप्शन आपका आ जाए दे सकती है, नहीं दे सकती है या इनमें से कोई नहीं, इन कंडीशन में आप जान लीजिए कि जो जिला परिषद होता है या ग्राम न्यायालय होता है वो किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता और ना ही 5 वर्ष से अधिक का सजा सुना सकता है। तो साथियों ये था छठी अनुसूची। छठी अनुसूची को हमने इतिहास जाना,
इनके इतिहास के लिए हमने बताया कि एक जेम्स राय निकोलस राय थे जो संविधान निर्माण में शामिल थे। ये पहाड़ी राज्यों के अनुसूचित जातियों के एकमात्र नेता थे। इन्होंने जोर दिया कि छठी अनुसूची का एक ऐसा कानून हो जो पहाड़ी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हो। उसके बाद असम में बारदोली सरकार का गठन होता है। गठन के बाद इनकी मांगे तेज होती है। बाद में बारदोली समिति का गठन किया जाता है। उस समिति की सिफारिश पर छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों के अनुसूचित जात क्षेत्रों के संस्कृति रखरखाव के लिए असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा में स्वायत्त जिला का प्रावधान किया गया है, जिनके पास न्यायिक, विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। अब मैं आपको बता दूं साथियों, अभी हाल ही में छठी अनुसूची चर्चा में भी थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि लद्दाख जो हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसने मांग की कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसलिए इस वर्ष छठी अनुसूची सुर्खियों में थी और अनुसूचित जो जनजाति आयोग है इसने भी लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। ऐसे में इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि छठी अनुसूची भारत के संविधान में किन अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है? तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, जिसमें आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है। जब पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो एक तरीके से आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 15 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 15 में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, स्थान व वंश के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कानून के बाद आप पाओगे कि भारत के अन्य लोगों के साथ वो अधिकार नहीं होता है जो इन 4 राज्यों के साथ होता है जो छठी अनुसूची में शामिल हैं। इसके अलावा आर्टिकल 19 में आप पाओगे कि कहीं भी बसने का जो अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, इसमें बसने का जो अधिकार होता है आर्टिकल 19 के तहत, आप पूर्वोत्तर राज्यों में आप बस नहीं सकते हैं जब तक वहाँ के राज्यपाल या स्वायत्त जिला आपको अनुमति ना दे। और ऐसे में आप अल्टीमेटली ये आप मान सकते हो कि वहाँ पे बसने का कोई भी अधिकार नहीं होता, वहाँ पे आप बस नहीं सकते हैं। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 जो होता है इसका उल्लंघन भी होता है। तो साथियों ये था 6 शेड्यूल जिसके बारे में हमने चर्चा की, छठी अनुसूची के बारे में, और इससे संबंधित राज्य और राज्यपाल की शक्तियों की मैंने बात की। तो सेशन कैसा पता है? अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।